क्वेश्चन करना है, पीछे बातें मत मतलब करते रहो। सॉल्व करो फटाफट। क्या सोच रहे हो, सॉल्व करो। क्या हो गया आदित्य? कुछ नहीं। सॉल्व हो गया। सोच रहे हो सॉल्व करें या नहीं है? करो करो। डन। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में गिवन जो है, किधर है भाई? कह रहे हैं एक्स कोमा बाय एक पॉइंट है, इससे 6 कोमा -1 और 2 कोमा 3। 2 कोमा 3 इक्वल दूरी पे है, मतलब इसे P कहूं, इसे A कहूं, इसे B कहूं, तो P से A तक की डिस्टेंस P से B तक की डिस्टेंस के बराबर है, ऐसा गिवन है। आपको एक क्वेश्चन लेके आनी है, सॉल्व करो, आ जाएगी। आराम से आ जाएगी। P = PB गिवन है आपको। सो स्क्वायर कर दीजिए भाई। जिससे क्या फायदा है भाई, स्क्वायर रूट नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, निकाल देते हैं डिस्टेंस। x-2 होल स्क्वायर बाय -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर लगाना था भाई। ठीक है, ये हो जाएगा x-6 होल स्क्वायर प्लस बाय +1 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देते हैं। x-2 होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो x² +4 - 4x बाय स्क्वायर +9 - 6y इज इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे तो x² +36 -12x, ज्यादा टर्म आ गए, प्लस बाय स्क्वायर +1 +2y। जोड़ सकते हैं, मोड़ा दीजिए भाई। एक तरफ कर लेते हैं पूरी दुनिया भाई। -4x। क्यों भाई इतना खुश क्यों हो रहे हो, चुपचाप क्वेश्चन करो। -2y इक्वल टू 36 + 1 37। 9 + 4 होता है 13, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो -4x +12 से होता है 8x। 6y - 2y 8y। बहुत बढ़िया। 24 8 का डिवाइड कर दो, x - y = 3। हो गया प्रूफ। जल्दी जल्दी लिखो। लिख डाला? कृष्णा, जल्दी करो। कितना स्लो लिख रहे हो? आपका हो गया? पीछे बैठे हैं सर जो शुरू किया है। ओरिएंटेशन चेंज चेंज सा लग रहा है आज। चलो कोई नहीं, कुछ लोग तो वहीं के वहीं हैं हालांकि। क्वेश्चन है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर।
करो, प्रूव करके देखो। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, प्रूव दैट 1,5, 2,4, 3,3 आर कोलिनियर। सिंपल सा है ये तो, जल्दी से कर दो। दो का नेशनल एंथम होने वाला है वैसे। लाइन में लग जाए वन बाय वन, ऐसा अनाउंसमेंट हुआ है। आप ऑलरेडी लाइन में हैं, टेंशन नहीं लो। हो गया प्रूव। क्या करना था, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था। इसे कहा ए, इसे कहा बी, इसे कहा सी। ए भी निकाला। 1 से 2 गया 1, 5 से 4 गया फिर 1, बहुत बढ़िया। √2। 1 से 2 गया 1, 5 से 4 गया 1, बहुत बढ़िया। बी से सी निकाला। 2 से 3 गया फिर 1, 4 से 3 गया फिर भी 1, ए भी √2। फिर सी से ए निकालते हैं। 1 से 3 गया 2, 4 आ जाएगा। 5 से 4 ए भी आ जाएगा। √2 √2। इन दोनों का सम इसके बराबर है, इसलिए कोलिनियर है। सिंस ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ए, देयर फॉर ए कॉमा बी एंड सी आर कोलिनियर। ये कैसे लिखें ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के दो वर्टेक्स दिए, तीसरा पता करना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के दो वर्टेक्स दिए हैं, तीसरा पता करना है। दो वर्टेक्स दिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के, 0, 0, 3 √3, 3, √3 ऐसे कहना चाहिए। तीसरा पता करना है। ए है 0, 0, ए है 3 √3, ए वाला x, y, ए एक्स और वाई का पता लगाना है। ऐसा लग रहा है आपको भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कीप क्वाइट। सिट लाइन लाइन प्रॉपरली, प्रॉपरली लाइन में बैठने को कह रहे हैं ये तो। हुआ आंसर आया किसी का? पता चला एक्स और वाई का? नहीं चल रहा।
अच्छा, आया किसी का आंसर? चलो मैं ट्राई करता हूँ फिर। करें ट्राई। अब बंद कर देते हैं। चलिए बोर्ड पे मैं भी ट्राई करता हूँ, आप लोग तो कर ही रहे हैं, होशियार बच्चे तो ट्राई कर ही रहे हैं। मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। पॉइंट का नाम लिख लेता हूँ ABC। ठीक है। तो मुझे पता है कि AB की लेंथ BC की लेंथ CA की लेंथ के इक्वल होगी भाई। पहली पार्ट में मैं करता हूँ AB की लेंथ को इसके इक्वल, BC के। AB लेंथ को, यही पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। AB की लेंथ निकाली तो 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। स्क्वायर रूट नहीं लगाते तो भी ठीक था, BC की लेंथ निकाल देते हैं, x² y²। ठीक है। ये आ गया x² + y²। इसको पहले लिख दिया। ये 9 + 3 12 होता है ना। इसको उपयोग बाद में कर लेंगे, इसे एक क्वेश्चन बना के छोड़ देते हैं, जब जरूरत पड़ेगी इसका प्रयोग किया जाएगा। अब अगला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। अगले पार्ट में √3 से सब्ट्रैक्ट होके आएगा ही, वो अवॉइडेबल नहीं है अब। वो चॉइस ही नहीं बची हमारे पास अवॉइड करने की। चाहे मैं AB = CA करूं, AB = CA, या BC = AC करूं, आना तो है ही। ठीक है, दोनों में B आ जाए ऐसा कुछ चांस है? दोनों B वाला तो यूज कर ही लिया। 0 and 2√3 सही है। 0 and 2√3 करेक्ट है भाई। चलिए भाई, तो मैंने क्या किया, अगले ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, कौन सी, BC = CA। इस बार स्क्वायर रूट नहीं लगाऊंगा। सो BC ऑलरेडी पता है मुझे, x² + y²। CA x-3 होल स्क्वायर प्लस y-√3 होल स्क्वायर। ठीक है। स्क्वायर ओपन कर देते हैं। x² y² x², 9 - 6x + y²। आगे क्या आना चाहिए? +3 √3 y। इसके बाद जिसको उड़ा सकते हैं उड़ा दीजिए, x² y² को उड़ा दिया। ठीक है। अब क्या किया जाए? एक क्वेश्चन जो लिखी है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। √3 एक तरफ ला, बाकी सबको एक तरफ रख रहा हूँ। इस अकेले को इस तरफ ला रहा हूँ। तो ये आ जाएगा प्लस का 2√3 यहाँ बचा माइनस का 6x, और ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 12। तो 12 - 6x। पहले 2 का डिवाइड भी कर लेते हैं, डिवाइड पॉसिबल है ना 2 का। तो ये हो जाएगा √3/2 का डिवाइड यहाँ करूंगा तो 6, यहाँ करूंगा तो 3x। ऐसे तो √3 का भी डिवाइड पॉसिबल था, लेकिन रहने दो से। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा 3y²। ये हो जाएगा 6 - 3x होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। सो 3y² = 36, 9x²। और क्या कर सकते हैं, 3 × 2 = 6 ना, 3 × 6 = 18, 2 × 36। एक्स सही लिखा ना ये? 3 × 2 = 6, 6 × 6 = 36, सही है। चलो भाई, अब x² चाहे y² की जगह इस इक्वेशन का प्रयोग कर लो, आपको एक मिल जाएगा। मैं करता हूं, x की वैल्यू 0 आने वाली है तो x का ही उपयोग कर लेता हूं। चाहे y की जगह यूज कर लो, चाहे x की जगह उपयोग कर लो, जिसकी जगह आप उपयोग करना चाहो। y की जगह कर देता हूं लो।
तो यहां से मुझे पता है बाय स्क्वायर इक्वल टू 12 - x² है बच्चों। इस वरदान को यहाँ उपयोग कर लेते हैं। तो 3 × 12 - x² इक्वल टू 36 + 9 x² -36x। वैसे पूरे इस साइड ला सकते थे, अगले स्टेप पे ले आएंगे अब। 3 × 12 = 36 -3x²। सारे इधर ले आओ, -9x² -36 एंड +36x। 36 से 36 उड़ा दीजिए। 3x² ये मिलके हो गया -12x²। और ये लिखा है 36x इक्वल टू 0। ठीक है, 12x -12x कॉमन ले लो, इधर लिख रहा हूं इसके बाद। -12x कॉमन लिया तो बचेगा x - 3 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू एक 0 आ रही है, एक 3 आ रही है। x की वैल्यू 3 वाला वर्टेक्स तो ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में। अरे x की जगह 3 रखोगे कहाँ, यहाँ, तो ये आ जाएगा 3। तो बाय की वैल्यू कितनी आ रही, √3। तो वो तो दिया ही है ना ऑलरेडी। तो x की वैल्यू 3 पे तो कुछ मिला ही नहीं, 0 पे मिलेगा। बाय की वैल्यू √12। 2 √3 माइनस प्लस दोनों सही है। और ठीक है, सो लास्ट वर्टेक्स, रिक्वायर्ड वर्टेक्स इज 0, √12 कह सकते हो या 2 √3 कह सकते हो। माइनस में भी चल जाएगा वैसे तो। 0, √12 या 2 √3, बात एक ही है। ये 0 उठा के यहां पुट कर दीजिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता। तथास्तु वत्स। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद वाली स्टोरी सुनी है? प्रहलाद के पिताजी हैं हिरण्यकश्यपु। ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं बहुत लंबे समय तक। ब्रह्मा जी आते हैं, दर्शन देते हैं, कहते हैं बच्चा क्या चाहिए। बोले मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं खुद ही नहीं हूं, तुम्हें क्या करूंगा। तो वो दिमाग लगाता है, भयंकर दिमाग लगाता है। क्या दिमाग लगाता है, अच्छे खासे लॉजिक लगा देता है। सोचो कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन फिट किए उसने। दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं। ब्रह्मा जी कह देते हैं तथास्तु। और कुछ, इंसान से नहीं मरूं, जानवरों से नहीं मरूं। ब्रह्मा जी कह देते हैं और बढ़िया, ठीक है तथास्तु। फिर घर के अंदर नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं। ब्रह्मा जी फिर भी कह देते हैं अस्त्र से नहीं मरूं, शस्त्र से मरूं, तथास्तु। ऐसे तमाम वरदान मांग लेता है वो। मतलब जितनी पॉसिबिलिटीज थी मरने की, उसने सारी कैंसिल आउट कर दी। लेकिन उसने ये नहीं सोचा जिसने इतना सब कुछ बनाया है, वो कुछ और नया भी तो बना सकता है ना। और भगवान ने एक नया क्रिएशन क्रिएट किया, खुद भगवान अवतार लिए एज ए नरसिंह देव। तो भगवान ने ही तो क्रिएट किए थे इंसानों को या जानवरों को। तो आपने ये लॉजिक लगाया कि इंसानों से नहीं मर सकते, जानवरों से नहीं मर सकते, या फिर किसी ना किसी भगवान के ही अपॉइंटेड व्यक्ति ने अस्त्र बनाए, शस्त्र बनाए, हथियार बनाए, देवी देवता सब मान लिए उसने एक तरफ से पूरे वरदान जितने हो सकते थे। उसने ये लॉजिक लगाया जो एग्जिस्टिंग है वो। लेकिन जो एग्जिस्टिंग ही नहीं उसका ना वरदान नहीं मांगा। बस भगवान ने जो नॉन एग्जिस्टिंग था वो अवतार लिया, निपटा दिया।
नरसिंह जैसा कुछ पहले एग्जिस्ट नहीं करता था ना उससे पहले, कि कोई एक व्यक्ति नर भी हो और सिंह भी हो, मतलब शेर भी है, आधा शरीर उनका सिंह का है, आधा शरीर ह्यूमन है। इस तरीके से ना नरसिंह अवतार, शायद आपने इमेज देखी हो, नहीं देखी तो टेम्पल्स, इस्कॉन टेम्पल में तो कई सारी फोटोज आसानी से मिल जाती हैं, देख सकते हो। तो भगवान ने एक नया अवतार लिया, लेकिन वो हमको ऐसा लगता है केवल उसको मारने के लिए लिया। उसके पीछे एक रीजन और भी है, प्रहलाद को प्रोटेक्ट करने की वजह से, प्रहलाद का फेथ रखने की वजह से उन्होंने वैसा अवतार लिया। प्रहलाद से उनके पिता ने पूछा कि आपके भगवान कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। वैसे पीछे बैकग्राउंड बहुत लंबी स्टोरी है, मैं लास्ट लास्ट बता रहा हूँ एकदम। तो उनने कहा वो तो सब जगह हैं। तो उसके पिताजी को कॉन्फिडेंस था कि एक खंभों में थोड़ी हो सकते हैं। तो उसने पूछा भाई कि इस खंबे में भी हैं क्या। उसको लगा था यार ये खंबा तो मैंने ही बनवाया है, इसमें कहाँ से भगवान होंगे। उसको एक कॉन्फिडेंस था, प्रहलाद ने कह दिया हाँ इसके अंदर भी हैं। तो भगवान उसी खंबे से प्रकट हुए जब उसको तोड़ा उसने। भगवान अपने भक्त की बात को रखने के लिए वैसा किए। वैसे तो भगवान के पास कई और तरीके भी थे प्रकट होने के, लेकिन उनके भक्त ने कहा कि भगवान इस खंबे में भी हैं। तो भगवान ने वो बात भी एक्सेप्ट की और उससे ही प्रकट हुए। उसके बाद खेल खत्म ना हिरण्यकश्यपु का। उन्होंने ना घर के अंदर ना बाहर, मतलब दहलीज जो होती है ना, बाउंड्री लाइन जिसको बोलते हैं, उस पर बैठ के ऊपर हवा, मतलब आसमान में भी नहीं, तो इवनिंग टाइम था वो एक्चुअली में, ना दिन था ना लाइट थी। टुलाइट सुना है वर्ड ऐसा, ट्विलाइट, वो टाइम था, ठीक है। टुलाइट मतलब जिस समय रात और मतलब इवनिंग टाइम मान लीजिए ओवरऑल, ठीक है। वो समय था। उन्होंने किसी हथियार का प्रयोग भी नहीं किया, अपने नाखूनों से ही फाड़ दिया। नाखून ऐसे घुसा है, फाड़ा। छोटी आंत समझते हैं, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। उसको निकाला, अपने गले में पहन लिया। सही में ऐसे पहना उनने। भयंकर क्रोध में थे ना, एक तो भयंकर क्रोध में। बहुतों को मारा उनने, आसपास जितने राक्षस थे उसके बाद उनको भी निपटाया। प्रहलाद के ने उनको रिक्वेस्ट किया तब जाके वो शांत हुए, क्योंकि उनके लिए ही वो प्रकट हुए थे। ऐसे दो तीन ही अवतार हैं भगवान के जिनमें उनने किन्हीं पेरेंट्स के थ्रू जन्म नहीं लिया है। जैसे नरसिंह अवतार, जिसमें उन्होंने किसी पेरेंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया है। बहुत सारे अवतार ऐसे हैं जिनमें पेरेंट्स भी एक्सेप्ट किए हैं, जैसे राम भगवान, उनकी मदर भी हैं फादर भी हैं राम भगवान के। राम भगवान के अवतार में उनके मदर फादर भी हैं ना। क्या नाम है राम भगवान की माँ का? कौशल्या। सिस्टर का नाम? सही है, शांता करेक्ट आंसर है। सिस्टर का नाम है शांता। यही तो पता नहीं है, ये तो है बस है। पिताजी का नाम है दशरथ। उनकी कौशल्या के अलावा दो और माएं हैं, उनका नाम कैकई एंड सुमित्रा। कैकई के दो बेटे हैं, भरत एंड लक्ष्मण। कौशल्या के एक ही हैं, राम, एंड सुमित्रा के शत्रुघ्न। अच्छा उल्टा है ऐसा। शत्रुघ्न लक्ष्मण सुमित्रा के हैं। हाँ। नहीं, नहीं है, सुमित्रा के लक्ष्मण, ये बात तो सही है। सुमित्रा के लक्ष्मण हैं, ये बात श्योर है, याद है मुझे। क्योंकि जब राम भगवान को वनवास ऑर्डर किया गया कैकई के द्वारा और दशरथ के द्वारा, ऐसे मान लो, क्योंकि बून तो कैकई को दशरथ महाराज ने ही दिया था ना, वरदान मांगने का अधिकार। तो लक्ष्मण जी जिद करते हैं कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो वो भगवान राम उनसे कहते हैं जाके अपनी माँ से परमिशन लेके आओ। सुमित्रा जी के पास वो परमिशन लेने जाते हैं। और परमिशन में कहते क्या है, उनको पूछते नहीं है, क्योंकि उनको डर था माँ मना ना कर दे। मना कर दे तो मैं जा नहीं पाऊंगा, तो पूछते नहीं है, सीधे जाके बताते हैं कि मैं भगवान राम के साथ वनवास जा रहा हूँ। पूछते नहीं है, जाके बताते हैं। लेकिन उनकी माँ फिर भी प्रसन्न होती है। उनकी माँ फिर भी प्रसन्न होती है और वो खुशी से उनको आशीर्वाद देके भेज देती हैं। उसकी भी बड़ी अच्छी स्टोरी है। चलिए खैर, आते हैं हमारे क्वेश्चन में बैक। हाँ, कह रहे हैं ये तीनों पैरेललोग्राम के एंड में छोड़ देते हैं इसको, इसके बाद कह रहे हैं सरकम सेंटर, ये अच्छा क्वेश्चन है। हम्म, इसके लिए आपको सरकम सेंटर पता होना चाहिए, फिर क्वेश्चन कॉल करेंगे। क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द सरकम ऑफ सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आस -2, -3, -1, 0, 7, -7। कुछ ऐसी सिचुएशन है बच्चों
जिसके वर्टाइसेस से -2, -3, -1, 0 एंड 7, -6। 7, -6। इसका सरकम सेंटर पता करना है। तो मैं आपको सरकम सेंटर डिटेल में आगे डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन यहां ब्रीफ बता देता हूं कि आप इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले में दिया है तो डिस्टेंस फॉर्मूले से कैसे हैंडल करेंगे वो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। तो सरकम सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जो तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो मैं रैंडमली मान लेता हूं कि हमारा जो सरकम सेंटर है कहीं यहाँ पे है। ज्यादा इधर पास में हो गया, रुको, ये इधर वाले के पास ज्यादा हो गया है, फिर से इधर कहीं। मिटा ही नहीं है कलर से, क्या हो गया इसको? हाँ, मिट गया। अब ठीक है। तो ये वाला जो यहां से डिस्टेंस है, यहां से डिस्टेंस है और यहां से डिस्टेंस है। ए पी पॉइंट मान लेता हूं, इसे ए, इसे बी, इसे सी। इसको कह रहा हूं एक्स कॉमा बाय, तो ये एक्स और बाय ही पता करना है। ठीक है। तो आपको गिवन क्या है, सरकम सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जो तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। मतलब ये कि पी से ए की दूरी, पी से बी की दूरी और पी से सी की दूरी बराबर होती है। सरकम सेंटर एक सरकम सर्कल की रेडियस भी होता है। मतलब सरकम सर्कल सेंटर से रेडियस निकाल सकते हैं। तो ये जो पी ए पी बी पी सी है वो रेडियस के बराबर ही होता है, आर फॉर रेडियस। एंड रेडियस भी पूछा है ना क्वेश्चन में, फाइंड द रेडियस ऑफ द सरकम सर्कल। तो रेडियस क्या होता है एक्चुअली में, सरकम सेंटर है क्या वो भी थोड़ा सा बोल देता हूं मैं। सरकम सेंटर जो है वो इन तीनों वर्टेक्स से पास होने वाले सर्कल के सेंटर को कहा जाता है। इन तीनों वर्टेक्स से पास होने वाला सर्कल जो है उसके सेंटर को कहा जाता है। इस तरीके का सर्कल जो है इसके सेंटर को कहेगा। ये सर्कल ने क्या किया, इस ट्राइंगल को सरकम स्क्राइब कर लिया। सरकम स्क्राइब बोलते हैं इसको इंग्लिश में। घेर लिया हिंदी में बोलें तो, ठीक है ना, इसको घेर लिया है। तो इस सर्कल के सेंटर को कहा जाता है सरकम सेंटर। तो ये तीनों ही रेडियस हैं इसलिए आपस में इक्वल हैं। अरे सर्कल की रेडियस को ही तो कहते हैं, आपस में इक्वल होती है। और सेंटर इसका ही सेंटर है, तो इसको कहते हैं सरकम सेंटर। इस रेडियस को कहते हैं सरकम रेडियस या सरकम सर्कल, इस सर्कल को कहते हैं। तो ये रेडियस भी निकालनी है इस सर्कल की, ये रेडियस भी। तो आपको पहले ये पॉइंट पता करना है एक्स और वाई। एक्स और वाई पता चल गया तो यहां से किसी भी पॉइंट से इसकी एक से डिस्टेंस निकाल दोगे। क्या हुआ ये? हाँ है। तो एक्स और बाय की डिस्टेंस किसी भी एक पॉइंट से निकाल दोगे तो रेडियस आ जाएगी। तो पहला टास्क तो यही है, ये तीन कॉम्बिनेशन में से भी कोई भी एक कॉम्बिनेशन यूज करके, दो एक्चुअली में, कोई भी ये दो कॉम्बिनेशन यूज करके एक्स और बाय का पता लगाना। एक्स और वाई पता लगने के बाद उसकी किसी भी एक पॉइंट से डिस्टेंस निकाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। दो चीजें पता, टोटल तीन इंफॉर्मेशन पता करनी है। ए वाला आर या ए आर और एक्स और बाय, ये तीन टोटल इंफॉर्मेशन आपको पता करनी है। करिए भाई, ट्राई करके देखिए। फिर मैं तो बताऊंगा ही, आप लोग अटेम्प्ट करके तो देख ही लो। वैसे ट्राइंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है सरकम सेंटर। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स इज कॉल्ड सरकम सेंटर। ये बात थोड़ी देर में फिर आएगी, इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, लिखवा वहां पे दूंगा। ठीक है, लिखवा दूंगा थोड़ी देर में। ट्राई करके देखो। पी ए इक्वल टू पीबी करो, फिर पीबी इक्वल टू पीसी करो। एक्स और वाई में दो लीनियर इक्वेशन बन जाएंगे। इलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कोई सा भी एक मेथड लगा के सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ट्राई करो। यदि आप के बगल में भी कोई कर लेता है तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बैठे ही रहना नहीं आ रहा है। यदि आपके आसपास किसी ने कर लिया है तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ट्राई तो करना ही है, अटेम्प्ट तो करके देखना ही है। नहीं आएगा तो मैं तो बताने ही वाला हूँ बोर्ड पे।
चलिए कुछ लोग ट्राई कर ही रहे हैं, मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। सो पी ए इक्वल टू पीबी से ही स्टार्ट कर लेता हूँ। जी पी ए इक्वल टू पीबी है तो इस बात को उपयोग कर लेते हैं। पी से ए तक की डिस्टेंस आएगी x+2 होल स्क्वायर, x+2 होल स्क्वायर एंड बाय +3 होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू पी बी, स्क्वायर रूट लगा ही नहीं रहा हूं मैं, x - x+1 होल स्क्वायर एंड बाय स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। ये आ जाएगा x² + 4 + 4x बाय स्क्वायर +6 एक्स, एक्स नहीं बाय आना था, सॉरी, 6/+9 इक्वल टू x² + 2x + 1 प्लस बाय स्क्वायर। जो जो उड़ाए जा सकते हैं मैं उड़ा दीजिए भाई। x² से x² को उड़ा देते हैं, बाय स्क्वायर से बाय स्क्वायर को उड़ा देते हैं, बाकी सिंप्लीफाई करके इधर लिख देते हैं। सो नंबर्स को एक तरफ और वेरिएबल को एक तरफ। सो 4x के पास 2x आएगा, 4x - 2x। 6y के पास कुछ लाने को है ही नहीं तो 6y एज इट इज इक्वल टू नंबर्स। तो यहाँ एक 9 है, एक 4 है और इधर केवल 1 है, तो 9 और 4 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 13 बन जाएंगे भाई। ये 9 + 4 13 होता है, इधर जाके माइनस का हो गया। ए बचा 2x + 6y इक्वल टू -12। 2 का डिविजिबल दिख रही है भाई, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सो ये आ गया x + 3y इक्वल टू -6। इसे क्या देते हैं, इक्वेशन 1। अब दूसरी इक्वेशन निकालते हैं, कौन सा, पीबी इक्वल टू पीसी उपयोग करके। पीबी इक्वल टू पीसी को उपयोग किया। सो पीबी तो पहले ही निकाल चुका हूं, ये लिखा है x+1 होल स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर। पीसी अब निकाल देता हूं, पी से सी, सो x - 7 होल स्क्वायर बाय +6 होल स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं, हो गया x² + 2x प्लस बाय स्क्वायर इक्वल टू x² + 49 - 14x प्लस बाय स्क्वायर +36 + 12 बाय। हो गया। जो जिससे उड़ाए जा सकते हैं वो उड़ा दीजिए। x² से x² को उड़ा देते हैं, बाय स्क्वायर से बाय स्क्वायर को उड़ा देते हैं, सारे नंबर इधर घेर लेते हैं भाई। सो इधर है 2x, उधर से आया 14x प्लस का हो जाएगा, बाय तो इधर है ही नहीं, उधर से ही आएगा -12 बाय, और बाकी नंबर्स। तो 49 + 36 होता है 85 -1 84। बहुत बढ़िया। ये हो गया 16x - 12 बाय इक्वल टू 84। इसमें भी 4 का डिवीजन हो सकता है, सो 4x - 3 बाय, 4 का डिवाइड करेंगे 21। इसको कह रहे हैं क्वेश्चन 2। सीधे दिख रहा है यहाँ 3y पॉजिटिव आया या निगेटिव आया, सीधे ऐड कर दो, काम हो जाएगा आपका। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सीधे ऐड कर देता हूं और सीधे आपका काम हो जाएगा भाई। 3x में 3 बाय में 3y ऐड होगा, कट जाएगा, x में 4x ऐड होगा 5x, और -6 में 21 ऐड होगा तो 15। सो x इक्वल टू आ गया 3। x इक्वल टू 3 किसी भी एक इक्वेशन में यूज कर लीजिए तो y इक्वल टू आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसके बाद। 3 यहां रखा, उधर गया माइनस का 3, 3 का डिवाइड किया, बाय आया -3। बहुत बढ़िया, बड़े अच्छे नंबर आए हैं। x3/-3, सो सरकम सेंटर आया 3, -3। अब रेडियस यहां लिख रहा हूं, रेडियस, सो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता हूं। यहाँ आया 3, इससे घटाऊंगा 4 और 3। बहुत बढ़िया, ये भी बढ़िया नंबर आया है। सो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, आंसर आया 5 यूनिट्स। सो सरकम रेडियस आई है 5। किसी तरीके से मैंने इसी बोर्ड पे एडजस्ट कर दिया है सब। बस कैलकुलेशन कहीं कहीं ओरल कर दी है। वैसे भी आपकी कैलकुलेशन तो मुझसे अच्छी है ही, तो कर ही लेंगे, आप तो और कम कर सकते थे। जल्दी नोट कर लें फटाफट जो लिख रहे हैं।
चलो। सरकम सेंटर का x1 + x2 + x3/3 वो सेंट्रोइड का होता है बेटा। चार अलग अलग नाम सुनने वाले हैं हम। सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं, सीएससी से? हाँ। धोखा हो गया आपके साथ। एसएससी में पढ़ते तो इन सब की ड्राइंग भी सीखे होते। 8th क्लास में इन सबको ड्रॉ करना है एसएससी बोर्ड में। 8th क्लास में मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रोइड। इन सेंटर्स के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को कहा जाता है इन सेंटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को कहा जाता है सरकम सेंटर, जो यहाँ आया है। और एक क्या बचा? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर होता है एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। एक ट्रायंगल के साथ चार तरीके के अलग अलग लाइंस या अलग अलग लॉजिक लगा के हम क्वेश्चंस ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं। उन चारों से अलग अलग सेंटर बनते हैं। बताऊंगा, आगे आने वाला है, डिटेल में बताऊंगा पूरा सब कुछ, आपस में रिलेशन और पर्टिकुलर टाइप के क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल हो तो क्या कर सकते हैं, आसान होते हैं, कैसे कर सकते हैं वो सब। खैर, इन सेंटर एंड सेंट्रॉइड के लिए फॉर्मूला पढ़ते हैं, बाकी दोनों को ऐसे ही लॉजिक से ही निकालेंगे। लॉजिक आप अलग अलग समय पे अलग अलग लगा सकते हो, एक बात सही है, लेकिन लगाएंगे लॉजिक से ही। एक बात और, 3 पॉइंट दिए हैं। यदि तीनों पॉइंट को लीनियर हैं तो इन सेंटर नहीं निकल ये जो सरकम सेंटर है तो नहीं निकल सकता है। सरकम सेंटर होने के लिए ट्रायंगल होना कंपलसरी है। 3 पॉइंट दे दिए ऐसे ही नहीं निकल सकता है। 3 पॉइंट होने, तीनों पॉइंट को लीनियर नहीं है, मतलब एक ट्रायंगल कंफर्म बनाना चाहिए। एक ट्रायंगल बना रहे होंगे तभी उसका सरकम सेंटर निकल सकता है। नहीं तो यदि हमने 3 पॉइंट कोलिनियर थे और उनका सरकम सेंटर निकाला, तो वो क्या सॉल्यूशन करेंगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा, वो निकलेगा उन दोनों को, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट। उन तीनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकलेगा वो, एक्चुअली में। तो एक ट्रायंगल होना कंपलसरी होता है एक्चुअली में, तो वैसे लिख लिया। गलत आ रहा है? चेक करा लेना थोड़ी देर बाद। ठीक है, मैं कैलकुलेशन मिस्टेक बता दूंगा। चेक करवा लेना मुझसे लंच के बाद अपने, ठीक है। बाकी आंसर तो यही आएगा, मैंने कैलकुलेट कर दिया है, सही ही होगा अब तो। ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी कहीं ना कहीं, चेक करवा लेना मुझसे बेटा। ठीक है। चलो एक जोक सुनाता हूँ। जोक हॉरर नहीं, कॉमेडी ही है, लेकिन लॉजिक है, मैथ की तरह ही, मेरे सब्जेक्ट की तरह ही है। कुछ लोग क्लिक कर जाएंगे, कुछ नहीं भी कर पाएंगे मे बी। सुना देता हूँ लेकिन मैं तो। क्लिक कर रहा है बढ़िया है, नहीं किए कोई बात नहीं। ठीक है। एक लड़का बुलेट खरीदता है, बाइक, अच्छा खासा साउंड करती है, और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाता है। तो उसे गर्लफ्रेंड की आवाज नहीं आ रही होती क्योंकि बाइक की साउंड ज्यादा है। तो बुलेट को बेच के स्प्लेंडर खरीद लेता है। कुछ सालों के बाद उनकी शादी हो जाती है। लड़का फिर से बुलेट खरीद लेता है। हाँ, मैथ की तरह लॉजिकल था, कुछ लोग समझ गए होंगे, सब नहीं समझ पाए होंगे। शादी के बाद फिर से बुलेट खरीद लेता है, बस इतना मैं बता सकता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? मैं पहले ही कहा था मैथ की तरह लॉजिकल जोक है भाई। क्या? स्प्लेंडर। मैं वैसे भी सुनने की एज क्रॉस कर चुका हूँ, टेंशन नहीं है मुझे अब।